वी आर गोइंग टू स्टार्ट महाजनपदा पीरियड। महाजनपदा पीरियड में मैंने आपको बताया कि इट वाज द सेकंड अर्बनाइजेशन। फर्स्ट अर्बनाइजेशन आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेकंड अर्बनाइजेशन था, अर्बनाइजेशन का मैंने आपको बताया वेयर द सिटी डोमिनेट्स द लाइफ। ठीक है, वेयर द सिटी डोमिनेट्स द लाइफ, जहां पे सिटी क्या है, मेजर फॉर्म ऑफ आपका लाइफ है, उसी के अराउंड जो है आपकी पूरी सिविलाइजेशन रिवॉल्व करती है। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, जब भी अर्बनाइजेशन होता है तो वहां पे ट्रेड फ्लोरिश होता है। ट्रेड फ्लोरिश होगा कहां पे, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेटर होगी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेटर कब हो सकती है, जब वहां पे एक जो किंग है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस टाइप के एरा में जहां पे अर्बनाइजेशन इस टाइप का है तो किंग की जो अथॉरिटी होगी वो डेफिनेटली वो स्ट्रॉन्ग होगी। ऐसे आपको यहां से इस टाइप से इंफॉर्मेशन निकालना है। भाई आपने कोई पढ़ा ही थोड़ा ये चीज। आज के टाइम में भी हम क्या कर रहे हैं, वी आर बेसिकली फोकसिंग ऑन मेक इन इंडिया, वी आर फोकसिंग ऑन स्मार्ट सिटी। ठीक है, अब उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जैसे आप यूपी का एग्जांपल ले लीजिए। यूपी में बोल रहे हैं अब इन्वेस्टमेंट इतना आ रहा है, तो उसका क्या रीजन दिया जा रहा है, उसका रीजन दिया जा रहा है कि देयर इज ए चेक ऑन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पहले यूपी का परसेप्शन था, उसको परसेप्शन को चेंज कर रहे हैं। और जहां पे भी आप देखेंगे जो इंडिया के डेवलप्ड स्टेट रहेंगे वहां पे अपने आप ही क्या होगा, पीसफुल कंडीशंस होगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेटर तरीके से हैंडल किया जाएगा। और वो कब किया जा सकता है, व्हेन किंग इज स्ट्रॉन्ग। अगर मैं एंशिएंट टाइम की बात करूं, किंग इज स्ट्रॉन्ग, आज के टाइम की बात करूं तो आपके सीएम और पीएम जहां पे भी स्ट्रॉन्ग होंगे, क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उसी हिसाब से कंट्रोल रहेगी। तो अर्बनाइजेशन का मतलब है कि आपका वहां पे सिटीज जो है वो डोमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइफ है। और सिटीज में मेजरली क्या है, आपका ट्रेडिंग्स एंड एक्सचेंजेस ज्यादा होता है। ट्रेडिंग एंड एक्सचेंजेस ज्यादा कहां होगा, जहां पे आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो बेटर होंगी। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेटर कौन कर सकता है, देखिए वैसे तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेटर करने के लिए बहुत सारे मीन्स होंगे, बट जो मेजर मीन्स है वो क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी ऑफ किंग। ये एक रीजन हो गया कि महाजनपदा पीरियड को हम सेकंड अर्बनाइजेशन बोले। उससे पहले जो है अर्बनाइजेशन उस लेवल का नहीं था, क्योंकि वहां पे जो किंग की अथॉरिटी थी वो उस लेवल के स्ट्रॉन्ग नहीं थी। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि महाजनपदा पीरियड में जो है आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर्स हुए, और उन लीडर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जैसे मगधन एम्पायर में अलग लीडर, और फिर आपका अंगा हो गया, फिर या फिर कुरु एम्पायर हो गया, सब में जो है वो लीडरशिप का आप एग्जाम्पल भी आपके सामने। ठीक है, तो इस टाइप से इंटरफेरेंस, हम सिर्फ एक वर्ड हमें पता हो, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन सिटीज के अराउंड, सिटीज में क्या होता है, ट्रेडिंग, एक्सचेंजेस एंड ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कहां पे होगी, जहां पे आपके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बेटर होगी। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, वहां पे कोई भी इन्वेस्ट करने नहीं आएगा, कोई भी व्यापारी नहीं वहां पे अपना व्यापार करेगा। और वो किस लिए होगी, स्ट्रॉन्ग आपका अथॉरिटी चाहिए। स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी का मतलब होता है उस टाइम पे अगर बात करें किंग, आज के टाइम में बात की जाए तो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चीफ में, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या फिर आपका यूनियन लेवल पे। तो इसीलिए आपको अब समझ में आ गया कि महाजनपदा पीरियड में जो स्ट्रॉन्ग जो आपका 16 महाजनपदा है वो मतलब वो स्ट्रॉन्ग अर्बनाइजेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहां पे जो अथॉरिटी किंग की थी वो स्ट्रॉन्ग थी, उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी थी, पीसफुल माहौल था। उसमें जो है आपका क्या चलता है, इकोनॉमी आपकी ग्रो करती है, आपका ट्रेडिंग ग्रो करता है, आपके सिटीज डेवलप होती है। ठीक। और दूसरी चीज क्या थी महाजनपदा पीरियड का, मैंने कल भी उस टाइम पे भी बताया था, यूज ऑफ आयरन टूल्स। अब आयरन टूल्स का क्यों इंपोर्टेंट, इतना इंपोर्टेंस क्यों है, आयरन टूल्स क्यों इंपोर्टेंट है, और यहां पे मैंने ऐसे हाईलाइट क्यों किया इसको। देखिए आपको पता है कि अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो मेजर ऑक्यूपेशन क्या रहेगा, उस टाइम पे लार्ज इंडस्ट्री नहीं थी, उस टाइम पे इस टाइप का मैकेनाइजेशन नहीं था जैसे आज आप प्रेजेंट टाइम में देखते हैं। तो वहां पे मेजर ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर। आप एग्रीकल्चर को कितना एफिशिएंट बनाते हैं, कितनी उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, उसी चीज पे आपका डिपेंड होता था किसका, जो आपका एम्पायर है उसकी स्ट्रेंथ। जैसे आज के टाइम में इकोनॉमी की हम बात करते हैं, आज के टाइम में किसी भी कंट्री की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं, आज भी एग्रीकल्चर उतना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर इज नो मोर इंपॉर्टेंट, बट देयर आर अदर सेक्टर्स टू। आज हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, मैकेनाइजेशन की बात करते हैं, आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, न्यूअर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अब किसी भी कंट्री की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड रहेगी, इसकी उसका इकोनॉमी कितना स्ट्रांग होगा। ठीक है, डिफेंस के आप अलग स्ट्रेटेजिक टर्म्स में आप चीजों को अलग देखेंगे, बट इकोनॉमी जिसका जितना स्ट्रांग होगा वो कंट्री उसी हिसाब से ग्रो करेगी, उसकी स्ट्रेंथ जो है ग्लोबल लेवल पे उतनी शो करेगी। तो उस टाइम पे अगर बात करें मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को मोर एफिशिएंट बनाने के लिए आयरन टूल्स यूज हुए। पहले आपके वुडन टूल्स यूज होते थे। ठीक है, तो आयरन टूल्स आने से क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो एम्पायर ग्रो करना ज्यादा स्टार्ट हो गई। ठीक है, लार्ज एरिया में आपने क्या किया, आपने फॉरेस्ट को क्लियर करके और वहां पे आपने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। तो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हुआ महाजनपदा पीरियड में। ठीक है, देखिए यहीं से मैं लिंक करूंगा बुद्धिज्म को।
यहीं से मैं लिंक करूंगा बुद्धिज्म को। जब मैं बात करता हूं एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन की, तो आपको पता है कि आज के टाइम में ट्रैक्टर्स है, बहुत सारी चीजें हैं, बट अगर एंशिएंट टाइम की आप बात करो तो वहां पे जो आपको कैटल्स होती थी, उन्हीं से आपका जो चाहे वो आपका प्लगिंग की जाती हो, वो किससे की जाएगी, वहां पे कैटल से ही की जाएगी, ठीक है। और कैटल्स को अगर आप सेक्रीफाइस करेंगे रिचुअल्स में, तो उससे क्या होगा, उससे एग्रीकल्चर का जो वो एक्सपेंशन है वो रुक जाएगा। तो ये बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, इन रिलीजन की ब्यूटी क्या है, इन रिलीजन की ब्यूटी है अहिंसा। इन्होंने फोकस किस पे किया, इन्होंने फोकस किया एनिमल के वेलफेयर पे भी, इन्होंने फोकस किया कि भाई एनिमल को सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए, और उसका जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है वो है ये कि आपको एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन करना है, और एग्रीकल्चर के लिए कैटल्स है जरूरी, और आप रिचुअल्स में अगर कैटल्स को की किलिंग होगी तो उससे क्या होगा, आपके पास अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू लिंक। आपको भी इसी हिसाब से लिंक करना है। कहीं पे भी कोई वर्ड लिखा हुआ है, आपको उसको समझना है, आपको देखना है कि उसको मैं कैसे रिलेट, जैसे आयरन टूल्स की जब भी हम बात करते हैं, आयरन एज की बात करते हैं, तो वहां से रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। क्यों आयरन से रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, पहली चीज आपके दिमाग में जानी चाहिए, भाई आयरन से ऐसा क्या हुआ। तो दो चीजें हैं, एक तो आपका डिफेंस स्ट्रॉन्ग करेगा, आयरन से बने हुए जो वेपन्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होंगे। अगर आप स्टोन की बात करो, वुडन की जो आप वेपन है उनकी बात करो, उनसे स्ट्रॉन्ग होंगे आयरन के, तो आपका डिफेंस भी करेगा। दूसरा आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जो आपके एग्रीकल्चर की एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें महाजनपदा, आपके कितने महाजनपद थे, आपके 16 महाजनपद थे, ठीक है। अंगुत्तारा निकाय जो है इसमें मेंशन है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है, उसमें मेंशन है कि 16 महाजनपद थी आपकी, ठीक है। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे मे आस्क इन स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। जो आपके स्टेट के पीएससी एग्जामिनेशन होते हैं, वहां पे आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि भाई कितनी महाजनपदा थी, ठीक है। या फिर महाजनपदा, देखिए कितनी महाजनपदा, मुझे नहीं लगता कि अब इतना सिंपल क्वेश्चन वो ज्यादातर पूछते थे, बट धीरे धीरे रिफॉर्म हो गए, स्टेट पीएससी भी अलाइन कर रहे हैं यूपीएससी के साथ, तो वहां पर भी आपका क्वेश्चन कहां से आ सकता है कि किस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये मेंशन किया गया है, ठीक है। ये तो यूपीएससी भी पूछ सकती है आपसे कि महाजनपदा देवर मेंशन्ड इन विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तो अंगुत्तारा निकाय में, ठीक है। अब थोड़ा मैप देख लेते हैं आपका। वी आर गोइंग टू सी महाजनपदा पीरियड मैप, ठीक है। 16 महाजनपदा, यहां से आप देख लेंगे कि नॉर्थ वेस्ट से, इंडिया में नॉर्थ वेस्ट से लेके और आपका ईस्ट तक, और फिर आपका नॉर्थ से लेके इधर साउथ तक। हम फोकस करेंगे सिर्फ 4-5 जो महाजनपदा है आपके वहां पे। वैसे आपका जो एनसीईआरटी है उसमें सिर्फ 2 महाजनपदा का जो डिस्क्रिप्शन है, एक है आपका मगधा, आप रीजन यहां पे देख रहे होंगे, ठीक है, और दूसरा है आपका वृजी, ठीक है। और मगधा की जो कैपिटल थी वो थी आपका, पहले थी राजगृह, और वाजी की जो वृजी की जो कैपिटल थी वो थी वैशाली, ठीक है। और इसका अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो ये एग्जैक्टली जो बिहार, और ये काफी सारा रीजन आपका, चाहे यहाँ पे थोड़ा उड़ीसा का रीजन, यहाँ पे झारखंड वाला, और थोड़ा ये, ठीक है, तो ये वाला रीजन आपका रहेगा, और बिहार वाला रीजन भी मगधन एम्पायर, ठीक। तो ये काफी लार्ज हो गया था क्योंकि धीरे धीरे इसने एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया था। स्ट्रॉन्गेस्ट की मैं ये दोनों का मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि, और राजगृह के बाद में यहाँ पे पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल बन गई थी, और पाटलिपुत्र बनाया किसने था, उदयन ने, ठीक है। तो इस टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चंस अगर आए तो आप देख लेना उनको। तो आपका 2 ये अलग अलग जो महाजनपदा है, अब इस महाजनपदा के बारे में हम देखते हैं कि इनमें डिफरेंट सिस्टम था क्या, दोनों महाजनपदा के बारे में। और जो आपकी इंपोर्टेंट है, जैसे कुरु है आपका, ठीक है, आपको पता है कि कुरु से रिलेटेड आपने जो महाभारत पीरियड का जितना भी आपका महाभारत जो टेक्स्ट है वो बेसिकली इसी रीजन पे फोकस्ड है, ठीक है। आपका सुरसेना है ये मथुरा रीजन के, मत्स्य जो है ये आपका राजस्थान में भरतपुर का रीजन जो है यहाँ पे, ठीक है। अवंती है, फिर चेदी है, फिर आपका वत्सा हो गया, फिर काशी हो गया, अंगा हो गया, मल्ला हो गया, होसल हो गया, पांचाला हो गया, और आपका गांधार खम्बोज हो गया, ठीक है। तो ये आपका 16 महाजनपदा है, और आप इनकी जो कैपिटल्स है वो मेंशन मैंने की हुई है, उन सब चीजों को आप देख लेना कि कैपिटल्स कहाँ पे है। कोई इन्फॉर्मेशन वहां से पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलर आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में दे देंगे, इधर आपका महाजनपद, दूसरी साइड आपका कैपिटल्स होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो उसको आप याद कर लेना। नाउ वी आर गोइंग टू सी इंपोर्टेंट महाजनपद और उनकी कैपिटल और बाकी उनके बारे में जो भी। देखिए मगधा को हम फिर से भी डिस्कस करेंगे, बट मगधा की अगर मैं बात करूं, ये आपका सबसे पहले जो इसका जो मेंशन है, इसका मैंने आपको बताया कि पहले तो किस निकाय में था, और यहाँ पे अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद में भी इसका मेंशन है। तो आपसे कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट मगधा वाज मेंशन,
ठीक है। आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है वहां पे कुछ जो टेक्स्ट होते हैं, जो इंपोर्टेंट टेक्स्ट है, और उन टेक्स्ट में जो इंपोर्टेंट चीजें बोली गई हैं उनके बारे में बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो आप ये इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेना कि मगधा वाज मेंशन्ड इन अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद है लास्ट वेद जो आपका, चार मैंने आपको बताया 4 वेदास, तो उसमें अथर्ववेद में मेंशन है। और अगर आज की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जो आपका बिहार, ठीक है, बिहार के वाला रीजन, जो झारखंड वाला भी रीजन है, वो सब चीजें, ठीक है, वो सब इसमें मगधा में इंक्लूडेड था। और अगर मगधा की बात करें तो पहले तो मगधा था जैनिज्म का सेंटर, पर उसके बाद में ये बुद्धिज्म का मेन सेंटर बन गया, ठीक है, बुद्धिज्म का मेन सेंटर बन गया। बट आप बोल सकते हैं कि इस रीजन में आपका दोनों फ्लोरिश किया, बुद्धिज्म भी और जैनिज्म भी, ठीक है, दोनों ही रिलीजन एक तरीके से यहाँ पे फले फूले आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो बोथ रिलीजन फ्लोरिस्ड है। और मैंने कैपिटल बताया इसकी राजगृह। देखिए राजगृह में आपका नेम को ही आपको पता चल जाएगा, ये राजा और आपका गृह मतलब होम, राजा का घर, ठीक है। ये प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये आपका पटना। और मैंने बताया कि मगधा बाद में जाके मगधन एम्पायर में जो है बाद में जाके आपका जो कैपिटल थी वो राजगृह से शिफ्ट होकर आपकी पाटलिपुत्र बन गई, पाटलिपुत्र, ठीक है। अब फिर आपकी अंगा है, अंगा की जो कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो चंपा, अंगा की कैपिटल है आपका चंपा। और अंगा से रिलेटेड इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि ये आपका, इसका रेफरेंस महाभारत में भी है, अथर्ववेद में भी है। और आपका जो है ये अंगा को, आपका अंगा डायनेस्टी को जो है मगधा डायनेस्टी या मगधा एम्पायर ने जो है ओवरटेक कर लिया था, तो वो एक्सपेंड हो गए और अंगा को डिफीट करके अपने में विलय कर लिया था एक, ठीक है। तो इंपोर्टेंट अदर इंफॉर्मेशन आप देख लेना, बिहार और वेस्ट बंगाल का जो रीजन है उसमें अंगा सिचुएटेड था। चंपा इसकी कैपिटल मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका काशी, ठीक है। काशी जो आज के टाइम में बनारस आपको पता ही है, ठीक है। ये भी इंपोर्टेंट महाजनपद है क्योंकि आपको पता है कि बनारस एक तरीके से इंडिया की कल्चरल कैपिटल बोली जाती है और ये इंपोर्टेंट है। बहुत सारी चीजें आप देखेंगे वाराणसी पे, चाहे उसका आप रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी देखिए या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी काफी ज्यादा है, ठीक है। तो आप काशी को देख लेना। और इसमें जो इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये है कि काशी जो है वो कैप्चर कर ली गई थी, जो उसकी नियर बाई महाजनपद थी कोसला, ठीक है। नेक्स्ट इज कोसला, इसकी जो कैपिटल थी वो आपकी श्रावस्ती थी और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के रीजन में है ये। और अगर मैं बात करूं कि इसमें जो इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये आपका, क्योंकि जो ये पर्टिकुलर रीजन था ये अयोध्या को इंक्लूड करता है, तो इसलिए आप इसको एक बार देख लेना इसकी कैपिटल क्या थी। और आपको पता ही है कि अयोध्या पिछले कई सालों में क्या मतलब हमेशा से ही न्यूज में रहा है क्योंकि राम जन्मभूमि होने की वजह से, ठीक है। तो आप इस इंफॉर्मेशन को भी देख लेना। फिर आपका पांचाला है, ये आपका वेस्टर्न यूपी का है, तो ये भी आप देख लेना, इसमें भी कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं। बरेली रीजन जो अगर यूपी का आप देखेंगे, वेस्टर्न यूपी का स्पेशली जो वो सहारनपुर या फिर बरेली और रामपुर वाला जो रीजन है वहां पे था, ठीक है। कुरु आपको पता है कि इंद्रप्रस्थ इसकी कैपिटल थी सॉरी, ये आपका जो सदर्न जो आपका हरियाणा है और जो मेरठ वाला रीजन है वेस्टर्न यूपी में, उस वहां पे था, इंद्रप्रस्थ इसकी कैपिटल थी, ठीक है। तो आप इसको देख लेना। अब मगधन और वाजियम एम्पायर को पढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं टैक्सेशन सिस्टम क्या था। देखिए टैक्सेशन सिस्टम आप एक बार देख लीजिए महाजनपदा पीरियड के टाइम का टैक्सेशन सिस्टम क्या था। देखिए स्टार्टिंग की जब हमने बात की, जब हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं, वैदिक पीरियड के बाद, क्योंकि आपको पता है कि वैदिक पीरियड से पहले जितना भी आपका पीरियड है वो आपका प्री हिस्टोरिक में आएगा। प्री हिस्टोरिक में क्यों आएगा? क्योंकि देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ एनी टेक्स्ट, आपको पास कोई टेक्स्ट नहीं है, कोई आपको पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है उस पर्टिकुलर पीरियड की कि उसकी हिस्ट्री इस टाइप की थी, ठीक है। वहां पे आप एजम्पशन करते हैं, वहां पे आप इंस्क्रिप्शन पढ़ के या फिर पर्टिकुलर एविडेंस को देख के ऑब्जर्व करते हैं। बट अगर वैदिक पीरियड के बाद के टाइम की बात करें तो वहां पे आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं टैक्सेशन की सिंपली बात करूं तो स्टार्टिंग में क्या होता था, मैंने आपको बताया कि जो राजा की जो अथॉरिटी थी, जो किंग की अथॉरिटी थी, वो स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी नहीं थी। किंग जो है अपने किंग को असिस्ट कौन करता था, उसकी काउंसिल करती थी और मेजर पावर काउंसिल के पास में थी, ठीक है। तो एक तरीके का आप बोल सकते हैं कि मोर डेमोक्रेटिक था। अगर स्टार्टिंग की हम बात करें, अर्ली पीरियड की बात करें तो मोर डेमोक्रेटिक था। पर धीरे धीरे मैंने आपको क्या बताया कि ये जो काउंसिल है उसकी जो पावर है वो रिड्यूस होनी स्टार्ट हो गई और आपका जो किंग है उसकी अथॉरिटी और जो उसकी जो अथॉरिटी है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो जैसे ही किंग की अथॉरिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो क्या होगा, किंग की अथॉरिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, बाकी सारी चीजों में जो उसकी वॉइस है या फिर जो भी पर्टिकुलर काम वो करना चाहता है उसे रोकने के लिए रेजिस्टेंस वहां पे कम होगा, ठीक है। तो अगर टैक्सेशन क्या होता है, देखिए कोई भी
भी लोग आज के टाइम में भी आप देखते हैं तो टैक्स को नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। कभी भी टैक्सेशन को ऐसी चीज नहीं मानी जाती कि भाई आपने चलो अच्छा हुआ टैक्स लगा दिया, ऐसा तो नहीं बोलते। अब क्या बोलते हैं कि यार ये टैक्स भी देना पड़ेगा, तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट आ जाता है। तो वहां पे भी जैसे ही किंग की अथॉरिटी आपकी क्या हुई, स्ट्रॉन्ग होने स्टार्ट हुई, टैक्सेशन का जो आपका दायरा था, जो टैक्सेशन का जो स्कोप था वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। पहले क्या था, वॉलंटरी बेसिस पे था कि भाई आप जो है आप पर्टिकुलर चीजें कर रहे हैं तो आप उसी हिसाब से आप राजा को जाके एक तरीके से उपहार के रूप में चीजें दे देते थे कि आप जैसे आप फॉरेस्ट में हो, आप हंटिंग करके आए हो, आप पर्टिकुलर कोई काम कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग थोड़ी कर रहे हैं, तो आप जाके उसमें से जो भी आपको प्रॉफिट हुआ उसमें से आप एक परसेंटेज या एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट आपने किंग को दे दिया। बट उसके बाद में धीरे धीरे जैसे किंग की अथॉरिटी स्ट्रॉन्ग हुई, उसने टैक्सेशन स्टार्ट कर दिया। तो अगर हम महाजनपदा पीरियड की बात करें तो उस टाइम पे आते हुए आपके डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस हो गए थे। क्रॉप पे टैक्स लगता था, क्राफ्ट पर्सन पे टैक्स लगता था, आपका एनिमल प्रोड्यूस पे लगता था, जो ट्रेडिंग था उस पे था, और जो हंटर्स थे ठीक है, या फूड गैदरर जो या फॉरेस्ट लिविंग जो इंडिविजुअल्स थे या कम्युनिटीज थी, वो अपना फॉरेस्ट प्रोड्यूस का एक पार्ट वहां पे देते थे। और जनरली अगर आपसे पूछे, अगर अर्ली पीरियड की मैं बात करूं तो जनरल टैक्स वहां पे प्रोड्यूस का 1/6 ठीक है, 1/6 था। एंशिएंट टाइम में अगर जनरल टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो वो आपके प्रोड्यूस का जो आपका जो भी प्रोडक्शन है उसका 1/6 था। ठीक है, अब चलते हैं मगधन एम्पायर की तरफ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आपके 16 महाजनपदा थे, बट उस महाजनपदा में मगधन एम्पायर जो था या मगध का जो एम्पायर था, साम्राज्य था, वो एक तरीके से विक्टोरियस होके निकला। इसका मतलब कि उस साम्राज्य ने बाकी को ओवरटेक कर दिया, बहुत सारों को उसने डिफीट किया, और उस टाइम पे धीरे धीरे जो है मगध की जो अथॉरिटी थी, मगधन एम्पायर की जो अथॉरिटी थी, वो बढ़नी स्टार्ट हो गई, और लोग जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मगधन एम्पायर काफी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफी रीजन पे वो अपना रूल करने लगे। अब उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? देखिए, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती है जब आपको आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, व्हेन यू नो द थिंग्स, कि भाई मुझे पता है कि रिसोर्सेज होंगे तो ये चीजें होंगी, एक एम्पायर को चलाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। अगर आपको ये बेसिक चीजें पता है, जैसे आप अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, अगर मैं आज आपसे पूछूं कि भाई आप इंडिया का ये मैप देखिए, आपको पता है इंडिया जो है यहाँ पे इंडियन ओशियन है, ठीक है, ये आपको लैंड के बारे में पता है, यहाँ पे सोयल किस टाइप की है, आपको पता है यहाँ पे हिमालयाज है, यहाँ पे इस टाइप के आपका जो यहाँ पे पाकिस्तान, और फिर बाकी इस टाइप से ये इंडिया कनेक्टेड है, और जहाँ पे कनेक्टिविटी है या नहीं है, वो बाकी सारी चीजें आपको सिचुएशन पता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप बताइए कि इंडिया जो है वर्ल्ड में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बन सकता हो, उसकी इकोनॉमी उसकी फर्स्ट नंबर पे जा सकती है, नहीं जा सकती है, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बन सकती है, नहीं बन सकती है, तो आप थोड़ा जो पोजीशन है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। जो पोजीशन है, जैसे बात करें, जब इंडिया को देखा जाता है कि ग्लोबल अगर लीडरशिप में बात करें तो आज इंडिया को अब देखा जाता है कि यूएसए, चाइना, इंडिया, ये मेजर कंट्री के रूप में इनको देखा जाता है। इनको देखा जाता है कि आगे आने वाले टाइम में अगर ग्लोबल पोजीशन की बात है तो इंडिया का स्टेटस धीरे धीरे बढ़ रहा है और बढ़ेगा। वो क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा इंडियन ओशन है, ठीक है, इंडियन ओशन है, ट्रेडिंग हब है यहाँ को, और बहुत सारा आपका अगर रिसोर्सेज की बात करें, इंडिया के यहाँ पे फर्टाइल लैंड भी है, इंडिया के पास में वैसे बहुत सारा चैलेंजेस भी है अगर मैं वाटर रिसोर्सेज की बात करूं, बट स्टिल इंडिया के पास में अच्छे खासे वाटर रिसोर्सेज भी है, और बहुत सारे, और ह्यूमन रिसोर्स की बात करूं वो तो काफी है ही इंडिया में। आपको पता ही है इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट वो जो आपका जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो अगर अब बात करें वर्ल्ड बैंक का या रिसेंट जो यूएन का जो डेटा आया है उसमें हमने ओवरटेक कर लिया है चाइना को, या 23 में उन्होंने बोला था और शायद कर लिया होगा ओवरटेक। ठीक है, तो बहुत सारे रिसोर्सेज है। तो ये रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज आपकी किसी भी कंट्री की स्ट्रेंथ बन जाते हैं, और अगर फिर वो क्या करने लगते हैं, बाकी की जो आसपास की जो उसके कंपटीटर है उनसे ज्यादा ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही अगर मैं मगधन एम्पायर की बात करूं तो मगधन एम्पायर जिस रीजन में था वहां पे जो आपकी इंपोर्टेंट जो रिवर्स है, गंगा रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर, ये दोनों फ्लो करते, ठीक है, मगधन एम्पायर में। तो जहां पे वाटर रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, मैंने आपको बताया था कि एंशिएंट टाइम पे वाटर सिर्फ आपका एग्रीकल्चर पर्पज में या फिर इंडस्ट्रियल पर्पज में या बाकी पर्पज में यूज नहीं होता था, वो आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी था। आपको कहीं पे अपनी सेना को ले जाना है तो आप क्या करेंगे, वो आप रिवर के थ्रू जो है आप छोटे छोटे शिप या जिस भी टाइप से आप शिप बिल्डिंग करके अपनी सेना को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, आप स्विफ्ट मूवमेंट कर सकते हैं। एंशिएंट टाइम की अगर बात करूं बाकी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की कंपेरिजन में, आज के टाइम में तो आपको पता है कि बहुत सारा एडवांस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बस उस टाइम पे रिवर जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की तरह भी काम करती थी। तो यहाँ पे आपकी गंगा, सोन
और दूसरा यहाँ पे फर्टाइल, उसकी वजह से, क्योंकि आपको पता है फ्लड प्लेन की वजह से जो आपकी सोयल है उसकी फर्टिलिटी वो बढ़ती रहती है। फ्लड प्लेन में जो भी आपका एलुवियल सोयल होती है, जितने भी आपके फ्लडिंग प्लेन है, आप उसमें देख सकते हैं कि वहां पे एलुवियल सोयल होगी और वो फर्टाइल सोयल होती है। तो फर्टिलिटी होगी, सोयल की फर्टिलिटी होगी, आपके पास रिवर जो वाटर रिसोर्सेज है वो ज्यादा होंगे। तीसरा रीजन क्या था, मगधन एम्पायर जो था उसी के पास में, आज के टाइम में भी आप देख सकते हैं कि इधर झारखंड, उड़ीसा और जो आसपास वाला रीजन है, यहाँ पे क्या है आपका आयरन ओर काफी है। ठीक है, तो आयरन ओर क्या करेगा, आयरन से आप दो चीजें कर सकते हैं, वेपन बना सकते हैं, आप एग्रीकल्चर में जो यूज होने वाले इक्विपमेंट जो है वो बना सकते हैं। तो एक तरीके से आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, दूसरी तरफ आप डिफेंस को इंश्योर कर पाएंगे। तो ये है आपका मगधन एम्पायर का राइज करने का जो बेसिक रीजन है। क्यों मगधन एम्पायर बाकी एम्पायर के कंपैरिजन में ज्यादा ग्रो किया, बाकी को ओवरटेक किया या बाकी को हराया, क्यों? क्योंकि यहां पर आपका क्या है, रिसोर्सेज है, फर्टाइल लैंड है, आपके पास वाटर रिसोर्सेज है, आपके पास आयरन है। ठीक है, आयरन मेनली यूज होगा डिफेंस में, वेपन मैन्युफैक्चरिंग में, और दूसरा आपका आयरन यूज होगा किस चीज में, आयरन यूज होगा आपका एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में, जो आपकी अल्टीमेटली प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द डायनेस्टीज हियर। अब हम देखेंगे कि जो डिफरेंट डायनेस्टी थी आपके जो मगधन पीरियड थी उस टाइम पे जो डायनेस्टी थी वो कौन कौन सी डायनेस्टी थी, और उसमें हम पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, देखिए इसमें आप 5 मिनट्स आप ब्रेक ले लीजिए, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट। ओके, सो अगर बात करें मगधन एम्पायर की, तो यहां पर जो मेजर डायनेस्टी थी आपकी हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग और नंदा डायनेस्टी। देखिए नंदा डायनेस्टी के बारे में तो अगर मैं आपको बताऊं तो नंदा डायनेस्टी किस टाइम पीरियड पे थी, जब आपके अलेक्जेंडर ने अटैक किया इंडिया पे। और ये बताया जाता है कि जो नंदा डायनेस्टी थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी थी कि उसकी स्ट्रेंथ की वजह से जो है आपके जो अलेक्जेंडर थे वो ब्यास जो रिवर है उसको पार नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनके जो सैनिक थे उनको लगा कि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी, तो हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। यही रीजन था कि आपका सॉरी कि जो अलेक्जेंडर है ही डिड नॉट केम टू इंडिया मच डीपर। ठीक है, जो आपका जो बाकी रीजन था नॉर्थ ईस्ट में, अगर हम अंदर जाए उस टाइम पे जो पंजाब रीजन या वो रीजन, वहां पे वो नहीं आए थे। ब्यास रिवर जो है उसको उन्होंने क्रॉस नहीं किया था, क्यों? क्योंकि नंदा डायनेस्टी उस टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट डायनेस्टी थी। तो आप देख सकते हैं कि जो मगधन एम्पायर थे उस टाइम पे जो डायनेस्टी थी वो काफी स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी थी। ठीक है, तो यहाँ पर 6th क्लास एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है आपका, बट मैं आपको एक सिंपल टाइम पीरियड आपको बता देता हूँ कि जिससे आपको एक आइडिया रहे। जो मगधन एम्पायर था वो बेसिकली उसमें जो डायनेस्टी थी वो कौन सी थी, और उस डायनेस्टी में जो इंपोर्टेंट रूलर थे वो कौन से थे। हरियंका की अगर बात करें तो बिंबिसार, अजातशत्रु और आपका उदयन। ठीक है, उदयन, और उसके बाद में आपका शिशुनाग जो डायनेस्टी थी उसमें आपका शिशुनाग और कालाशोक, ये दो इंपोर्टेंट रूलर थे। नंदा डायनेस्टी में महापद्मानंदा और जो आपके धनानंद थे वो लास्ट रूलर थे। ठीक है, तो इसके बाद में ये नंदा डायनेस्टी एंड हो गई थी। ठीक है, तो एक जनरल आप आइडिया रखिए डायनेस्टी का, और एक क्रोनोलॉजिकल वे में उसको याद भी रखना, बिकॉज समटाइम्स दे आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, दे मे आस्क यू दैट अरेंज दीज डायनेस्टीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, सिंपली वो आपसे पूछ सकते हैं अरेंज दीज डायनेस्टीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और आपको एक आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे जैसे हम महाजनपदा की बात करते हैं उसके बाद में मगधन एम्पायर हम पढ़ते हैं, तो वहां पे ये इंपोर्टेंट डायनेस्टी थी जो इमर्ज हुई। ठीक, ये हमने पढ़ लिया, मैंने आपको बताया अभी कि व्हाट वर द रीजंस फॉर राइज ऑफ मगधन एम्पायर। तो आप इस यहाँ पे पीपीटी में भी देख सकते हैं कि आपका जो ज्योग्राफिकल पोजीशन थी, वो जो लोकेशन थी काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, और उस लोकेशन पे आपका आयरन डिपॉजिट था, और जो इसकी जो कैपिटल थी वो भी सराउंडेड बाय 5 हिल्स। ठीक है, तो एक नेचुरल फोर्टिफिकेशन का काम करता है। देखिए पुराने टाइम में अगर आप देखेंगे तो पुराने टाइम में जो किंग था उसकी जो अथॉरिटी, जो उसका जो स्ट्रेंथ थी, उस स्ट्रेंथ में उसकी आर्मी थी, आर्मी के साथ साथ में उसके फोर्ट जो थे इंपोर्टेंट, जो उसके किले थे वो भी इंपोर्टेंट। क्यों थे? क्योंकि जब भी कोई अटैक करेगा तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप अपने आप को उस अटैक से बचा सकते हो, और वहीं से आप फिर काउंटर अटैक कर सकते हो। तो ये जो राजगिर जो लोकेशन थी ये फोर्टिफाइड थी 5 हिल्स द्वारा। ठीक है, तो नेचुरल फोर्टिफिकेशन था, उसकी वजह से भी जो है आपका मगधन एम्पायर को राइज होने में हेल्प हुआ। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया कि गंगा प्लेन्स के आसपास। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के लिए भी और आपका कम्युनिकेशन के लिए भी गंगा रिवर काफी इंपोर्टेंट है।
ठीक है। फिर आपका जो आर्मी की बात करें तो आर्मी में यहाँ पे जो नंदा डायनेस्टी की स्पेशली हम बात करते हैं तो वहां पे एलिफेंट्स का जो है लार्ज स्केल पे यूज किया जाता था। उसी वजह से बताते हैं कि अलेक्जेंडर आर्मी जो है वो डर गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एलिफेंट का यूज जो है बहुत ही लार्ज स्केल पे था। तो मगधन एम्पायर इसलिए भी ज्यादा ग्रो किया। अगर आज के टाइम में भी अगर आप देखेंगे इंडिया में जो एलिफेंट का जो जहाँ पे ज्यादातर एलिफेंट पाए जाते हैं तो उसी पर्टिकुलर रीजन में जो ईस्टर्न रीजन है और स्पेशली जो मगधन वाला रीजन है वहां पे काफी एलिफेंट, ठीक है। और फिर आपका गुड लीडरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए विलनेस जो लीडरशिप की है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे चाणक्य जी तो वहां पे क्या है, वहां पे मेंशन है कि अगर आपके पास एक आर्मी वीक आर्मी है, आपके पास में आपको लगता है रिसोर्सेज कम है, फिर भी जो एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, अगर लीडर की विलनेस है तो वो इन सब वीक जो एलिमेंट है इन सबको एक स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकता है। बट अगर किंग की अथॉरिटी वीक है तो अगर आपके पास रिसोर्सेज है, इफ यू हैव रिसोर्सेज, इफ यू हैव सर्टेन अदर थिंग्स ऑल्सो, तो वो यूजलेस हो जाएगा। बिकॉज किंग की अथॉरिटी को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अर्थशास्त्र का बेसिक कंसेप्शन देखते हैं वहां पे यही है कि गुड लीडरशिप और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो है होनी जरूरी है। आज के टाइम में भी अगर हम बात करते हैं, अगर आप देखिए इंडिया का देखिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री आप देखिए, इंडिया का जो पूरा पॉलिटिकल हिस्ट्री आप देखिए, जब भी आपके सेंटर लेवल पे जो आपके जो पीएम है और जो काउंसिल है या फिर जो गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी में आई है और वहां पे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रही है, तभी आप देखेंगे इंडिया में मेजर रिफॉर्म्स आए। ठीक है, उसी पीरियड के, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के एरा की बात हो, चाहे इंदिरा गांधी जी के एरा की बात हो, चाहे फिर आज के टाइम में करंट एरा की बात हो, तीनों एरा में आप देखेंगे वहां पे क्या है, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। और जब स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है तो डिसीजन मेकिंग हमेशा स्विफ्ट हो जाती है, डिसीजन मेकिंग हमेशा इजी हो जाती है। और डिसीजन मेकिंग जहां पे इजी होगी वहीं पे क्या होगा, वहीं पे आपका ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। यही आपकी लाइफ में आपको क्या करना है, आपको स्ट्रॉन्ग लीडर बनना है। स्ट्रॉन्ग लीडर क्या करता है, स्ट्रॉन्ग लीडर जो है डिसीजन अच्छे लेता है और क्विक डिसीजन लेता है। और जब आप क्विक डिसीजन लेंगे, अच्छे डिसीजन लेंगे, तो क्या होगा, आपकी लाइफ में भी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन ओनली, यू रिक्वायर दिस थिंग। आपको एक एलिमेंट की जरूरत है, गुड लीडरशिप। अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, आपको लग रहा है कि मैं डिसीजन ही नहीं ले पाता, तो बहुत सारे केसेस में होगा, इफ यू somehow if you clear this examination, you will not be able to do very good in civil service also. आप सिविल सर्विस में भी अच्छा नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास ये पर्टिकुलर क्वालिटी नहीं है, क्योंकि लीडर्स विदाउट लीडरशिप देयर विल बी नो डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जहां पे नहीं होगी वहां पे चीजें आपकी क्या हो जाएगी, वहीं पे आपका बहुत सारी चीजें आपके हाथ से निकलना स्टार्ट हो जाएगी। यू कैन ऑब्जर्व द मुगल पीरियड। आप मुगल टाइम देखते हैं, मुगल पीरियड में क्या हुआ, जब तक औरंगजेब था तब तक क्या थी, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, डिसीजन मेकिंग की वजह से वहां पे जो एम्पायर था वो इतना लार्ज था। बट आफ्टर औरंगजेब क्या हुआ, देयर वाज ए डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। क्यों? क्योंकि देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी। ठीक है, तो जो लीडर्स थे उनके पास में वो क्वालिटी नहीं थी। आप ये एक पर्टिकुलर रीजन, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हर एम्पायर के साथ में आपने देखा होगा, जब भी डिग्रेडेशन हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ किसी भी या डिक्लाइन ऑफ किसी भी एम्पायर का हुआ, तो एक रीजन आपको ये लिखना है, क्या, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। आप किसी भी एम्पायर का, आप दो एम्पायर को कंपेयर करेंगे तो आप अगर कंपेयर करेंगे तो उसमें अगर आप देखेंगे कि एक एम्पायर जो है वो ज्यादा ग्रो किया, दूसरा कम ग्रो किया, तो आपको एक रीजन लिखना पड़ेगा, लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटी। आज के टाइम में भी आप देखते हैं, अगर आपसे कोई भी पूछे कि डेवलपमेंट उस टाइप का क्यों नहीं हो पाया, तो आप एक रीजन लिखते हैं, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, लैक ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। उतने स्ट्रॉन्ग जो है पॉलिटिकल विल नहीं थी। ये हर जगह आपके काम आएगा। देखिए हर चीज इंटरलिंक्ड है, इसमें बहुत ही सिंपल चीज है, अगर आप समझ के चलते हैं। इफ यू आर गोइंग टू मेमोराइज थिंग, आपको चीजें पढ़नी है, सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, देन दिस एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशन फॉर यू। अगर आपको सिर्फ चीजों को पढ़ना है, रटना है, तो फिर ये एग्जामिनेशन आपके हाथ में नहीं आएगा। बट इफ यू आर गोइंग टू इंटरलिंक थिंग्स, आपको चीजों को समझना है। हाँ, स्टार्टिंग में आपको काफी इश्यू आएंगे, काफी प्रॉब्लम होगी, आप फेस करेंगे प्रॉब्लम, बट एक टाइम के बाद आप सारी चीजें लिंक करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज के टाइम में भी देखिए मगधन एम्पायर का हमने पढ़ा, हमने देखा कि मगध की जो लोकेशन थी वो किस टाइप से रोल प्ले करती थी उसकी ग्रोथ में। जैसे आज आप पढ़ते हैं, आज आप इंडिया चाइना रिलेशन की बात करते हैं, आप देखेंगे नेपाल की क्या लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, वो सारी चीजें आप समझ पाएंगे। पाकिस्तान क्यों यूएसए के लिए इंपॉर्टेंट था, तो आप देखेंगे पाकिस्तान जहां पे लोकेटेड है वहां से आप वेस्ट एशिया में, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और इधर साउथ एशिया, ये सब लोकेशन को आप क्या कर सकते हो, वहां से ट्रैक कर सकते हो चीजों को। इसलिए पाकिस्तान यूएसए के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बट अब यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए मिडिल ईस्ट से जा रहा है, वेस्ट एशिया में यूएसए का स्टेक बहुत कम हो गया है, उसकी वजह से पाकिस्तान का जो रेलेवेंस था यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में वो घटता जा रहा है। ये सारी चीजें आप
हिस्ट्री से एग्जांपल लेंगे आपको सारी, अगर यहाँ पे समझ आएगा तो आप यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दीज थिंग इन IR ऑल्सो, इंटरनेशनल रिलेशन को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। इफ यू आर नॉट गेटिंग थिंग्स हियर देन इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। अगर आपने हिस्ट्री से सीख नहीं ली तो आपके लिए काफी डिफिकल्ट होगा ये आगे भी समझना। सब कुछ सेम है, आपको लगेगा हर चीज सेम है, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, आपको सिर्फ समझना ये सारी चीजें किसी भी एम्पायर के राइज के लिए यही तो चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। आज अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इंडिया की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो आप बोलेंगे कि सर हमें जो है रॉ मटेरियल जो है, जैसे हम कई सारे सेक्टर है, जैसे हम आज के टाइम में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडिया में जो रॉ मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी कम है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है इंडिया की मेनली चाइना पे डिपेंड रहती है, ठीक है। आज के टाइम में हम अपनी PLI स्कीम स्टार्ट कर रहे हैं, उस स्कीम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यहीं पे अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करें। तो ये सब चीजें आपके किसी भी एम्पायर के ग्रो करने में रॉ मटेरियल का बहुत बड़ा रोल होता है, रिसोर्सेज जो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, उसके बाद में उसके डिफेंस का रोल होता है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, एलिफेंट यूज्ड इन आर्मीज लार्ज स्केल। आज के टाइम में आप क्या बात करते हैं, आज के टाइम में आप मिसाइल्स की बात करते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल की बात करते हैं, आप F-16 की बात करते हैं, आप राफेल की आप बात करते हैं, तो डिफरेंट फाइटर प्लेन्स की आप बात करते हैं, आप एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं, आप विक्रमादित्य की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको डिफेंस की स्ट्रेंथ को दिखाना है। सेम चीज ही तो है वहां पे भी। आज भी आप देख रहे हैं, रिसोर्सेज को देख रहे हैं, आप डिफेंस को देख रहे हैं, आप लीडरशिप को देख रहे हैं, दीज थिंग्स आर सेम हियर। आज के टाइम में इंडिया में एनालाइज करो आप हर चीज को, तो वही रहेगा आपका, ठीक है। सो नेक्स्ट इज वाजी एम्पायर और महाजनपदा। और ये क्या था, देखिए उस 16 जो आपकी महाजनपदा थी उसमें दो टाइप की एम्पायर थे। पहला था आपका जो मोनार्की और दूसरा था आपका रिपब्लिकन। रिपब्लिकन फॉर्म, दूसरा आपका मोनार्की, ठीक है। रिपब्लिकन और मोनार्की में अंतर मैंने आपको इंडियन पॉलिटी में भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनार्की एंड रिपब्लिक। देखिए रिपब्लिक की अगर मैं बात करूं, आज के टाइम में अगर आप देखते हैं इंडिया को, USA को, ये क्या है, रिपब्लिकन सिस्टम है। यहां पे क्या है आपका, एक आप ले लीजिए रिपब्लिक। तो रिपब्लिक में क्या है, आपका जो हेड ऑफ स्टेट है वो एक तरीके से इलेक्ट होता है, ठीक है। वो डायरेक्टली भी हो सकता है, वो इनडायरेक्टली भी हो सकता है, ठीक है। तो रिपब्लिक में क्या होगा, आपका जो हेड ऑफ स्टेट है इज इलेक्टेड बाय, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल। अब वो डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी। जैसे इंडिया की बात करें, हेड ऑफ स्टेट कौन है इंडिया में? प्लीज आंसर एनीवन, हु इज द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया राइट नाउ? हु इज द हेड ऑफ स्टेट? आपका हेड ऑफ स्टेट कौन है? तो इन इंडिया हेड ऑफ स्टेट इज प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? लोग इलेक्ट करते हैं, बट कैसे? इनडायरेक्टली। अगर आप USA की बात करो तो इन USA द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली। अब दूसरा क्या है, दूसरा सिस्टम था महाजनपदा पीरियड में मोनार्की। मोनार्की का आपको पता है कि मोनार्किकल सिस्टम में क्या होता है, आपका जो किंग की अथॉरिटी है हेरिडिटरी बेसिस पे होती है। राजा, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, ठीक है। तो ये हेरिडिटरी बेसिस पे होती है। यहाँ पे कोई चुनाव नहीं होता, कोई इलेक्शन नहीं होता, लोगों की विल की कोई रेस्पेक्ट नहीं होती। बहुत सारे केसेस में क्या माना जाता है कि जो राजा है एक तरीके से भगवान का पुत्र है, डिवाइन अथॉरिटी की बात की जाती है। इंडिया में अगर मैं स्पेशली बात करूं एंशिएंट टाइम की, तो एक तरीके से बोला जाता था कि जो राजा है वो यहाँ पे एक तरीके से भगवान के जो आदेश है, उसके उपदेश है, उन्हीं का अनुसरण कर रहा है, ठीक है। तो किंग वॉज बेसिकली कंसिडर्ड एज अथॉरिटी, ए डिवाइन अथॉरिटी, ठीक है। किंग हैज डिवाइन पावर्स, ठीक है, बट डिवाइन पावर्स, ठीक है। तो कि राजा के पास कुछ ऐसी पावर्स है, कुछ अलग पावर्स है, उसी वजह से वो राजा है, ठीक है। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिफरेंट है कॉमन लोगों से। तो मोनार्किकल सिस्टम में क्या होगा, कोई इलेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे एक तरीके से आपका हेरिडिटरी बेसिस पे होगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। बट रिपब्लिकन सिस्टम में इलेक्शन होगा। तो महाजनपदा पीरियड की अगर मैं बात करूं तो वहां पे अगर मैं मगधा की बात करूं तो ये आपका मोनार्किकल सिस्टम था। कुरु की बात करूं मोनार्किकल सिस्टम था। बट अगर मैं बात करता हूं वाजी की या व्रजी की, वाजी जो आपका था वो आपका क्या था, ये था आपका रिपब्लिकन सिस्टम, ठीक है। तो वहां पे रिपब्लिकन सिस्टम में और घाना संघा जो थे वो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थे वहां पे, और डिसीजन जो लिया जाता था, बहुत सारे जो स्मॉल जो आपके किंग थे वो आके एक काउंसिल में बैठ के तब डिसीजन मेकिंग होती थी। और एक यहाँ पे आपके NCERT में भी ये पर्टिकुलर इंसिडेंट दिया गया है कि जो आपका वाजी था वहां पे अटैक किया किसने, अजात शत्रु ने। हियर इन मैप यू कैन सी, यहाँ पे आपका जो
मगधा थे, मगधा में जो अजात शत्रु थे उन्होंने अटैक कर दिया आपका वाजी गणराज्य पे या रिपब्लिक पे, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने पहले अपने जो मिनिस्टर थे उनको बुद्धा के पास भेजा, ठीक है। अजात शत्रु वाज कंटेम्पोरेरी ऑफ बुद्धा। देखिए ये भी आपको याद रखना है, जैसे हम बुद्धा की बात करते हैं, हम महावीर की बात करते हैं, तो उनके जो कंटेम्परेरी जो उनके रूलर थे उनकी आपको याद रखना है, उनको आपको देखना है कि 2-3 रूलर जो है बुद्धा के कंटेम्परेरी थे, वो आपसे पूछ सकते हैं। वो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं कि प्लेसेस रिलेटेड टू बुद्धाज लाइफ, ठीक है। बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड जो प्लेसेस है जहां पे उन्होंने विजिट किया या उनकी लाइफ का कोई भी पर्टिकुलर जो इंसिडेंट था वो किसी पर्टिकुलर सिटी से आपको पता है एसोसिएटेड है, वो हम बुद्धिज्म में पढ़ेंगे पूरा। तो वो अलग अलग जो सिटीज है आपको उनको भी याद रखना है कि किस इंपोर्टेंट सिटी से जो है बुद्धा का कोई रिलेशन था, क्योंकि बुद्धिज्म जैनिज्म ये यूपीएससी के सबसे ज्यादा मैं कहूंगा एंशिएंट हिस्ट्री में बुद्धिज्म जैनिज्म दीज आर द 2 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी। वो हर साल आपको रिपीट करके भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बुद्धिज्म पे तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो यहां पर जब अजात शत्रु ने भेजा अपने मिनिस्टर को फॉर द एडवाइस ऑफ बुद्धा, तो बुद्धा ने बोला कि जब तक ये जो वाजी गणराज्य है, जो रिपब्लिक है, जब तक ये अपनी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ लाइफ को उसी टाइप से कंटिन्यू रखेंगे तब तक मगधा एम्पायर इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। टिल देन दिस वाजी जो कन्फेडरेशन था, रिपब्लिक था, दे कंटिन्यू देयर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ लाइफ, जो रिपब्लिकन सिस्टम था, जब तक वो एक साथ बैठ के डिसीजन मेकिंग करेंगे, जब तक वो डेमोक्रेटिक वे में अपनी जो गवर्नेंस है उसको चलाएंगे, तब तक मगधा एम्पायर जो है क्या नहीं कर सकता, वो इसको डिफीट नहीं कर सकता, ठीक है। आज के भी टाइम में आपने देखा होगा प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बहुत सारी बातें होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में होती है, डेमोक्रेसी के बारे में होती है। बोला जाता है कि जो इंडिया इज, आपको पता ही है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और किस टाइप से बहुत सारी चीजें हैं जो आपका डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ को क्या करती है, एनफोर्स करती है, उसको कंटिन्यू करने में रोल प्ले करती है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इसको देखना है। और बुद्धा की जो एडवाइस थी और वो सही भी साबित हुई थी, क्योंकि अजात शत्रु ने फिर क्या किया था, उन्होंने एक गेम खेला था अपने मिनिस्टर को वहां पे जाके, जो पर्टिकुलरली जो बाकी किंग थे उनके बीच में, उन्होंने वही जो अंग्रेज करते थे यहाँ पे डिवाइड एंड रूल, वही पॉलिसी लेके उन्होंने इस पर्टिकुलर रिपब्लिक को हराया था, ठीक है। तो आज के टाइम में भी अगर आप देखेंगे अगर कहीं पे भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, डेमोक्रेटिक वे में चीजें हो रही है, तो उस पर्टिकुलर कंट्री को हराना या फिर उस पर्टिकुलर कंट्री को ओवर पावर करना, उसको कंपीट कर पाना काफी मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जब डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ होती है, डेमोक्रेटिक वे ऑफ गवर्नेंस होती है, तो वहां पे ईच इंडिविजुअल इज केयर्ड, हर इंडिविजुअल के टैलेंट को केयर किया जाता है, मेरिट के बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं, कहीं पे पक्षपात नहीं होता, कहीं पे भी नेपोटिज्म या फिर कहीं पे भी इस टाइप का बायसनेस पे जो है डिसीजन मेकिंग नहीं होती। तो उससे क्या होगा, जो टैलेंट है हर इंडिविजुअल का जो पोटेंशियल है वो एक्चुअली ग्रो करेगा, और उससे आपका पर्टिकुलर जो रीजन है, पर्टिकुलर जो कंट्री है वो ग्रो करेगी। दैट्स व्हाई यू कैन सी दैट इन एंशिएंट टाइम आल्सो इन इंडिया देयर वाज सम एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। तो जब बोला जाता है आपसे, यहीं पे आपको क्या है, यहीं पे जब आपसे कोई पूछता है कि डेमोक्रेसी इज ए वेस्टर्न कंसेप्शन, क्या जो डेमोक्रेसी है जैसे वेस्ट पोर्ट्रे करता है, वेस्ट बोलता है कि हमने जो है दुनिया को डेमोक्रेसी दी, इंग्लैंड बोलता है कि हमने दुनिया को डेमोक्रेसी दी, हमने दुनिया को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस बताया, तो आप बोल सकते हो कि नहीं, इन एंशिएंट इंडिया देयर आर सेवरल एग्जांपल्स वेयर देयर वाज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। आप बता सकते हैं कि इंडिया में पुराने टाइम पे भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस था, रिपब्लिकन सिस्टम हमारे पास था। तो ये रिपब्लिकन सिस्टम आपका जो मॉडर्न कंसेप्शन है, वेस्टर्न वर्ल्ड जो बोलता है कि रिपब्लिकन सिस्टम हमने दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन इंडिया देयर आर सेवरल एविडेंसेस दैट रिपब्लिकन सिस्टम वाज देयर। बहुत सारे आपको एविडेंस मिल जाएंगे, रिपब्लिकन सिस्टम था। तो हम डेमोक्रेटिक, जैसे बहुत बार ये कंसेप्शन या बहुत बार एक डिबेट होती है कि वेस्ट बोलता है कि द वेस्टर्न कंट्रीज आर मोर डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो और फिर कंपैरिजन किया जाता है इंडिया से, क्या इंडिया में डेमोक्रेसी वे में है, या फिर इंडिया में सिर्फ इलेक्टोरल इलेक्शन ओनली डेमोक्रेसी है, क्या इंडिया में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, इंडिया में रियल डेमोक्रेसी नहीं है। तो आप बता सकते हैं कि इंडिया इज ए रिच कंट्री इन फॉर्म ऑफ ट्रेडिशन, ठीक है, एंड कल्चर। इंडिया का जो ट्रेडिशन एंड कल्चर है वो बहुत ज्यादा रिच है। अगर आप इंडिया में देखेंगे डेमोक्रेसी, तो इंडिया में आप एंशिएंट टाइम से एविडेंस मिल जाएंगे जहां पे डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ थी। तो इंडिया में जो कल्चरल चीजें हैं, जो ट्रेडिशन है, वो हमेशा से ही डेमोक्रेटिक रहा है। तो बहुत सारी जगह उस पर काउंटर पॉइंट्स भी आपके रहेंगे, आपके कुछ ऐसी चीजें रहेंगी, बहुत सारी नेगेटिव चीजें आती है, धीरे धीरे उसे ओवर पावर करके स्टिल इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और हमेशा से इंडिया में जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है या लाइफ है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ लाइफ रही है। मैं गवर्नेंस का तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि बीच में आपने देखा होगा ब्रिटिश पीरियड आया, ब्रिटिश
पीरियड में देयर वाज डेस्पोटिक रूल, ठीक है, वहां पे एक तरीके से ऑटोक्रेटिक वे में गवर्नेंस चलती थी, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी। बट अगर इंडिया के लोगों की लाइफ आप देखें, यहाँ का कल्चर ट्रेडिशन देखें, तो यहाँ पे क्या है, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ लाइफ में बिलीव करते थे।